दोस्तों मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं। जय शिवरे, आपका मित्र जजेस डेस्टिनेशन पे, और हमारी टीम फिर से आपके लिए एक केस लॉस की सीरीज का वीडियो लेके आ चुकी है। और ये केस लॉस की सीरीज जो है वो पॉक्सो एक्ट की होने वाली है। वो पॉक्सो एक्ट जो 14 नवंबर को इन्फोर्स हुआ है, और हम डिटेल में, काफी डिटेल में करंट और लैंडमार्क केस जो है वो पॉक्सो एक्ट के समझने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, हम इस वीडियो को, इस केस लॉस को, आपके एक नोट और एक पेन जरूर ले लेना, और फिर उसको हम पूरे एनालिसिस के साथ, डिटेल के साथ इस केस लॉस को समझते हैं। चलिए आइए सबसे पहले केस लॉस पे आ जाते हैं। जैसे कि पॉक्सो एक्ट जो है, जैसे मैंने बताया, पॉक्सो एक्ट क्या है, या फिर हर कोई एक्ट का कोई प्रिफेस या कोई ऑब्जेक्टिव, या कोई भी स्टार्टिंग में हम कहें कि किसी एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो वैसे हमारे प्रीएम्बल का, हमारा जो पॉक्सो है उसका प्रीएम्बल क्या कहता है आपको पता है? हमारे पॉक्सो एक्ट का प्रीएम्बल कहता है कि कभी भी कोई बच्चा, कोई चाइल्ड है, उसके साथ कोई भी किसी भी प्रकार का लैंगिक अपराध या सेक्सुअल अब्यूज या सेक्सुअल हरासमेंट से उस बच्चे को प्रोटेक्ट किया जाए। यही प्रीएम्बल कहता है। एक लाइन में मैं कहूं तो किसी बच्चे को किसी भी सेक्सुअल अब्यूज या सेक्सुअल हरासमेंट से जो है वो बचाया जाए, उसको जो है प्रोटेक्ट किया जाए, उसको संरक्षित किया जाए। इसी कहानी के साथ सबसे पहला केस लॉ आ रहा है, और हम समझते हैं सबसे पहले केस लॉ का नाम क्या है। वो है इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दोस्तों, मेरे भाइयों, देखो, इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हमारे पॉक्सो एक्ट का सबसे लैंडमार्क और सबसे रिपीटेटिव केस लॉ आप सुनेंगे। आप आज जितने भी मेरे से केस लॉ पढ़ने वाले हैं, आज शायद हम 2 पार्ट में इसके केस लॉस की सीरीज को डील करने वाले हैं। पहला पार्ट और कल दूसरा पार्ट में डील करूंगा, जिसमें से जितने भी केस लॉस है उसमें सबसे ज्यादा केस लॉस आपको इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मिलने वाले हैं, क्योंकि पॉक्सो एक्ट की पूरी गाथा जो है वो इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने कहीं ना कहीं अपने केस लॉस के माध्यम से बताई है। ठीक है, तो सबसे पहला केस लॉ हमारे पास आ चुका है, इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 2017 का। देखना, गौर करें दोस्तों, इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में पर्पस ऑफ द एक्ट बोल रखा है। आपको मेरे स्लाइड्स में, आपको मेरे पीपीटीज में, आपको मेरे केस लॉस में साफ साफ चीजें दिखने वाली हैं कि मैं जब भी कोई केस लॉ लिख रहा हूं उसके ऊपर आपको यहां पे उस केस लॉ का जिस्ट मिल जाएगा एक लाइन में कि ये किस बारे में बोला जा रहा है, या मैं बाइफरकेट करके लेके आया हूं केस लॉ के लिए कि ये सेक्शन का जो है ये केस लॉ है। इसी चीज को चालू करने के लिए हम आगे चलते हैं। चलिए, तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले पर्पस ऑफ द एक्ट बताया गया है इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में। तो सबसे पहला क्या बोला इन्होंने पॉइंट, पहला पॉइंट बोला गया, दिस एक्ट मतलब पॉक्सो एक्ट, दिस एक्ट मतलब पॉक्सो एक्ट इनेक्टेड विद रेफरेंस ऑफ आर्टिकल 15 क्लॉज 3। इन्होंने क्या बता दिया साहब, इन्होंने बोल दिया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 क्लॉज 3 क्या बोलता है भाई? 15 क्या बोलता है? प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑन आरआरसीएसपी। आरआरसीएसपी एक ट्रिक है, रेस, कास्ट, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, इनके बेसिस पे किसी के भी साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आई। तो किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। स्टेट किसी भी लॉ कोई ऐसा ना बनाए जहां पे किसी को डिस्क्रिमिनेट करे। बट वही हमारा जो 15(3) है, वो 15 का सब आर्टिकल 3 है, या 15 का सब आर्टिकल 4 है, या 15 का सब आर्टिकल 5 है, या 15 का सब आर्टिकल 6 है। ये सब एक्सेप्शंस हैं, ये सब अपवाद हैं जो बोलते हैं कि स्टेट को कहीं ना कहीं कोई स्पेशल प्रोविजन किन्हीं लोगों के लिए बनाने पड़ेंगे। जैसे 15 का क्लॉज 3 जो हमारे इंडिपेंडेंट थॉट में जो है इस एक्ट से लिंक करके हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बताया है, 15 का 3 ये बोलता है कि अगर स्टेट चाहे तो कुछ स्पेशल प्रोविजंस जो है, कोई विशेष जो है वो उपबंध हमारे किसके लिए बना सकती है? वुमेन के लिए बना सकती है और चिल्ड्रंस के लिए बना सकती है। तो जब चिल्ड्रन के लिए कोई स्पेशल प्रोविजन बने तो वो कहां बने? हमारे पॉक्सो एक्ट सिर्फ चिल्ड्रन की स्पेशल प्रोविजन की बात करता है ना। तो जब स्पेशल प्रोविजन चिल्ड्रन के लिए बात करता है, उसी चीज के लिए हमारे पॉक्सो एक्ट के 15(3) के साथ रेडविथ करने की बात हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दी कि इसका पर्पस क्या है, कि 15(3) के रेफरेंस में बना है पॉक्सो एक्ट। नंबर 2 पॉइंट, जैसे हम नंबर 2 पॉइंट कल को प्रीएम्बल में मेंस का क्वेश्चन आ जाए आपके साथ सामने, क्योंकि आजकल हमारा एमपी या फिर हमारे स्टेट, देखो ये बात नोट करना, कोई भी स्टेट हो, आजकल सारे स्टेट जो है वो थियोरेटिकल कम प्रैक्टिकल बेसिस पे जो है ज्यादा झुकाव आ चुका है, पैटर्न जो आ चुका है, हमारे प्री का पैटर्न हो या मेंस का पैटर्न हो या इंटरव्यू हो,
तो हमेशा किसी भी बच्चे से, किसी भी एस्पिरेंट से जो है वो केस लॉ बेसिस या प्रैक्टिकल बेसिस पे जो है वो पूछने लग गए हैं हमारे हाई कोर्ट या पीएससी। तो जब ये पैटर्न चेंज हो चुका है ना, तो ये केस लॉस की सीरीज मैं ना आरजेएस के लिए लेके आया हूं, मैं यहाँ एमपी के लिए लेके आया हूं, मैं यहाँ पे मैं डीजेएस हो, आरजेएस हो, छत्तीसगढ़ हो, गुजरात आ चुका है, और जितने भी जुडिशियल सर्विसेज है, मैं ओवरऑल डिस्क्रिप्टिव जितने भी आपने वीडियोस अभी तक YouTube पे देखे होंगे वो कहीं ना कहीं 15, 17, 20 या 25 केस लॉस की बात कर रहे होंगे। मैं आपके लिए टोटल 35 से 40 केस लॉस पॉक्सो के, जो लैंडमार्क भी हैं और करंट भी हैं। साला एग्जाम से जाएगा तो जाएगा कहां, इसी चीज को आप बस एक नोटबुक और एक पेन के साथ मेरे साथ बस लगे रहिए। चलिए सेकंड पॉइंट, प्रीएम्बल के बेसिस पे मैंने बोला इंडिपेंडेंट थॉट का केस आया हुआ है। तो इंडिपेंडेंट थॉट में प्रीएम्बल क्या बोलता है कि प्रीएम्बल जो है हमारे पॉक्सो एक्ट का, वो रिकॉग्नाइज करता है कि बच्चे का बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड, जो बेस्ट इंटरेस्ट है बच्चे का, शुड बी सिक्योर, भाई संरक्षित रहे, उसके सिक्योर, जो भी बच्चे का बेस्ट इंटरेस्ट होता है वो सिक्योर रहे एज चाइल्ड, जो डिफाइंड है हमारे सेक्शन 2D में। और 2D में जो डिफाइंड है सेक्शन, और इसके साथ अगर आपको रेड विथ करना है तो 212 जो है ऑफ जेजे एक्ट, उसमें भी यही कहानी कही गई है। दोनों में चाइल्ड बताया गया है, और ये चाइल्ड कौन है सर? ये चाइल्ड है हमारा वो पर्सन जो 18 साल से नीचे का है। तो वो बच्चा जो 18 साल से नीचे का है, उसके जितने भी इंटरेस्ट हैं उस चाइल्ड के, उसको क्या किया जाना चाहिए? सिक्योर किया जाना चाहिए। ये हमारा प्रीएम्बल होता है पॉक्सो एक्ट का, सिंपल भाषा में। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट थॉट ने और क्लैरिटी दे दी। चलिए थर्ड पॉइंट ने क्या बोला? थर्ड पॉइंट ये बोला कि प्रीएम्बल ये भी प्रोवाइड करता है, ये भी बताता है कि सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन या सेक्सुअल अब्यूज किसी बच्चे के साथ हो रहा है, आर हीनियस क्राइम। वो क्या है? उसको हीनियस क्राइम की कैटेगरी में डाला जाएगा, और उसको इफेक्टिवली एड्रेस किया जाए, उसको इफेक्टिवली देखा जाए, उसको इफेक्टिवली प्रोसीजराइज करा जाना चाहिए, और वहां पे कोर्ट को उस चीज का ध्यान रखना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए कि अगर ये जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन वाला ऑफेंस हुआ है बच्चे के साथ, या सेक्सुअल अब्यूज वाला ऑफेंस हुआ है, ये किस क्राइम में आ गया है? हीनियस क्राइम में आ गया है, और इसको इफेक्टिवली एड्रेस किया जाए। देखो मेरी बात समझना, हमारा पॉक्सो एक्ट जो है वो 3 क्राइम्स के बारे में साफ साफ बताता है, डिवाइडेड है 3 क्राइम्स में हमारा। अगर आप जेजे एक्ट, पॉक्सो एक्ट और मतलब डिटेल में समझेंगे तो हमारा जो है बताया गया है जेजे एक्ट में और पॉक्सो एक्ट को मैं रेड विथ हमेशा करता हूं, क्योंकि हमेशा ये दोनों चाइल्ड की कहानी बहुत अच्छे से बताते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल बताऊं तो जेजे एक्ट में सेक्शन 94 एज डिटर्मिनेशन की बात करता है, जो कहीं ना कहीं पॉक्सो के साथ पढ़ा जाना चाहिए। चाइल्ड दोनों की एक ही बात करता है। तो हमारे जेजे एक्ट में कहीं ना कहीं 3 क्राइम्स के बारे में साफ दिया गया है। एक क्राइम है हीनियस क्राइम, एक है हमारा सिंपल सा पेटी ऑफेंसेस वाला क्राइम। भाई जो पेटी ऑफेंसेस होते हैं वो उसमें आते हैं, एक हीनियस क्राइम और एक सीरियस क्राइम, ऐसे करके तीनों में डिवाइडेड है, और उसमें कहानी जो है बता दी गई है। तो ये कैटेगरी जो है वो हीनियस क्राइम्स की भी आती है। तो ये हीनियस क्राइम्स में तो भैया इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने साफ साफ बोल दिया कि अगर किसी बच्चे के साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, तो वो बच्चा, उसके साथ जो है कौन सा ऑफेंस हुआ है, कौन सा क्राइम हुआ है, हीनियस क्राइम हुआ है, और उसको आपको इफेक्टिवली एड्रेस करना है। भाई ये मैंने जो बोला है उसको रट लो, क्योंकि कल को कोई क्वेश्चन आ चुका है कि कौन से केस में प्रीएम्बल में रिकॉग्नाइज किया गया था कि सेक्सुअल हरासमेंट एंड सेक्सुअल अब्यूज इज अ हीनियस क्राइम। तो आपको क्या टिक करना है? इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे। ये जो फोर्थ पॉइंट आप देख रहे हैं, आपको पीपीटी जो है, पीडीएफ जो है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में। नहीं हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको पीपीटी टेलीग्राम चैनल पे हमारे सेंड कर दूंगा। और फोर्थ पॉइंट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है एस्पिरेंट को, चूंकि मैंने पहले भी बताया कि हमारा हाईकोर्ट और पीएसए जो है वो कहीं ना कहीं आजकल ज्यादा इंफॉर्मेशन, आप थ्योरेटिकली कंसाइज ना हो जाए कोई बच्चा, इसके बेसिस पे हटा के आजकल क्या पूछा जा रहा है, किसी एस्पिरेंट से इंटरव्यू हो, प्री हो या मेंस हो, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है, भले वो प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन हो या कुछ भी इंफॉर्मेशन है। तो ये फोर्थ पॉइंट जो है ये आपके एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए काम आएगा, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए काम आएगा। ये क्या बोल रहा है, देखो समझना मेरी बात। हमारा पॉक्सो एक्ट जो है वो किसी कन्वेंशन से बना है, और कन्वेंशन कौन सा था? कन्वेंशन था भाई राइट्स ऑफ चाइल्ड वाला, सीआरसी जिसको बोलते हैं। कन्वेंशन राइट्स ऑफ चाइल्ड वाला था, उसके बेसिस पे और बहुत सारे डिक्लेरेशन के बाद हमें 2012 के
में 2000 पहले से ही इस एक्ट पे काम चालू हो गया था। उसी के समय क्योंकि बच्चों के साथ लैंगिक अपराध बहुत हो रहे थे, तो उसी समय हमें ये समझ में आ गया था कि भाई कोई एक्ट ऐसा लाना पड़ेगा जो चिल्ड्रन के लिए कोई एकदम अपार्टली, एकदम सेपरेटली बात करे कि भाई चिल्ड्रन के साथ अगर कोई एक्सप्लॉयटेशन हुआ है या कोई लैंगिक अपराध हुआ है तो वो कहां पर आएगा। तो इसलिए मैं जो ये एक्स्ट्रा पॉइंट लेके आया हूं उसको समझना कि हमारा जो कन्वेंशन जिससे एक्ट बना है, जो एक्ट का एक सोर्स है, स्रोत है, उस कन्वेंशन के आर्टिकल 34, ये बात याद रखना, मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूं, हौश पौश ना हो। देखो समझना, आर्टिकल 34 ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, इसको नोट डाउन कर लेना, जो कि कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन का है। वो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बाउंड करता है कि वो अंडरटेक करे सारे अप्रोप्रिएट नेशनल, बायलैटरल, मल्टीलेटरल मेजर्स टू प्रिवेंट द कोअर्जन ऑफ चाइल्ड टू एंगेज इन एनी अनलॉफुल सेक्सुअल एक्टिविटीज। देखो कोअर्जन क्या होता है? कोअर्जन को हम सरल भाषा में या हिंदी की लैंग्वेज बोलते हैं प्रपीड़न। देखो जब भी किसी बच्चे को, या जैसे फॉर एग्जांपल ये बोल क्या रहा है, ये बोला जा रहा है कि भाई हमारा आर्टिकल 34 जो कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट्स की बात बताता है, वो ये साफ बोलता है आर्टिकल 34 कि कभी किसी बच्चे को किसी भी तरीके से कोअर्जन मतलब धमकाया ना जाए या थ्रेट ना किया जाए, क्या करने के लिए? सेक्सुअल, कोई अनलॉफुल सेक्सुअल एक्टिविटी करने के लिए। जैसे किसी आदमी है, कोई बूढ़ा आदमी है, उसने किसी बच्चा है, कोई बच्ची है, जैसे 14 साल की बच्ची है, और वो जैसे वो मान लो घर पे आई और वो कुछ हेल्प के लिए आई है, या उसकी मम्मी ने बोला है कि यार आप जाओ और सामने वाले अंकल से वो जो कुछ भी सामान लेके आ जाओ, या फिर कोई भी हथौड़ा वथौड़ा कुछ भी ऐसा लेके आ जाओ, अपने को घर में जरूरत है। वो गई और वहां पे वो जो ओल्ड एज मैन होता है ना, वो क्या करता है, उसको धमकाने की कोशिश करता है और बिठा देता है सोफे, बोलता है यहीं बैठो और नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा। तो इस चीज में क्या किया उसने, वहां कहीं ना कहीं धमकाया, और कोई ना कोई ऑफेंस जो है आईपीसी में करने वाला है, क्योंकि हमारा कोएर्जन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का तो कहीं ना कहीं वो ऑफेंस, कोई एक्ट ऐसा करने वाले हो, थ्रेट टू एक्ट टू कमिट सच एक्ट, और या फिर कुछ कमिट ऐसा एक्ट हो रहा है उसके लिए आप डरा रहे हो, और वो कहीं ना कहीं आईपीसी वाला ऑफेंस है, या आईपीसी वाला नहीं भी ऑफेंस है तो भी वो जो है कोएर्जन होता है। तो अगर आप उस बच्चे को डरा रहे हो, उसको कोएर्जन वाले ऑफेंस में लेके आ रहे हो और उसको बोल रहे हो कि आप अनलॉफुली सेक्सुअल एक्टिविटी करो मेरे साथ, तो वो चीज प्रिवेंट की जाए, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसका ध्यान रख के या बाउंड रहे कि इसको पॉक्सो एक्ट में डाल के जरूर प्रिवेंट करे कि ऐसे किसी बच्चे के साथ ना हो। तो ये इंपॉर्टेंट बात जो है, मैंने इस केस लॉ पे आपको बहुत डिटेल में क्यों समझाया, क्योंकि इंडिपेंडेंट थॉट इतना वास्ट है कि आप उसको एक लाइन में नहीं समझ सकते, क्योंकि इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बहुत सारे रेशियो डिसेंट आए, बहुत सारे डिसीजन जो है आए हैं, इसलिए 4 पॉइंट तो ये हैं, और भी आप आगे पढ़ोगे, इसलिए मैंने इस पर डिटेल एनालिसिस दिया है। चलिए नेक्स्ट केस लॉस में आते हैं हम, क्योंकि हमें बहुत सारे केस लॉ डील करने हैं। चलो नेक्स्ट केस लॉ है हमारा चाइल्ड के ऊपर। देखिए चाइल्ड क्या बोलता है, चाइल्ड बोलता है हमारा, जैसे तुमको मैंने पहले ही बताया, अभी सारे बच्चों को समझाया कि 21D जो है वो 21D ऑफ पॉक्सो एक्ट एंड 212 ऑफ जेजे एक्ट, ये हमारा साफ साफ बताता है कि चाइल्ड क्या है। तो चाइल्ड सरल शब्दों में होता है, चाइल्ड होता है जो हमारा 212 और 21D में बताया जा रहा है, वो चाइल्ड कौन है? वो चाइल्ड वो बच्चा है जो 18 साल से नीचे की एज का है। ये तो साफ बात बोल दी। अब देखो इस बात को कान खोल के और एक एक चीज समझना, क्योंकि मैं अभी जो बता रहा हूं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इस बारे में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इशू भी उठा है और लड़ाई भी हुई है। देखिए पहली बात तो ये समझना कि चाइल्ड जो 2D में 212 में डिफाइन है, उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि ये बच्चा जो है 18 साल से नीचे का है। अब एक बात समझना कि क्या 18 साल क्या हो गई बायोलॉजिकल एज? आज मैं बड़ा हुआ हूं या आप बड़े हुए हो, तो आप क्या आपकी एज से बताते हो कि हाँ यार मैं बड़ा हो गया, मतलब मैं 23 साल का हो गया, 18 साल का हो गया, 19 साल का हो गया, 17 साल का हो गया, 16, तो ये हमारी क्या हो गई बायोलॉजिकल एज। तो एक इशू उठ के आया हाईकोर्ट में रीना बैनर्जी वाले केस में, और ये बताया गया कि क्या बायोलॉजिकल एज जो होती है, मतलब 18 साल का, 17 साल का, 16 साल का कोई बच्चा होता है, उसके अंदर मेंटल एज वाला बच्चा आता है, मेंटल इल एज वाला बच्चा आता है। जैसे सर आपने ये क्या बोल दिया, अगर आपने तारे जमीन पर मूवी देखी हो, और तारे जमीन पर अगर आपने मूवी देखी हो, तो उसमें एक ईशान अवस्थी था, वो शायद 12-13 साल का तो हो जाता है बायोलॉजिकली, बट शायद उसकी समझ, उसकी मेंटली इलनेस उसको वहां तक होने नहीं देती है, वो वहां तक हो नहीं पाता है। तो मेंटल इलनेस उसकी इतनी थी नहीं कि वो शायद उतना मेच्योर दिखे कि वो 12 साल का है। तो यहाँ पे ईशान अवस्थी 12 साल का बायोलॉजिकली तो हो चुका है, बट वो मेंटली नहीं हुआ है। तो
ये इशू रिया बैनर्जी के केस में उठा, हमारे दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष ये केस दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष उठा और बताया गया क्या कि क्या कोई बच्चा जो बायोलॉजिकल एज का 18 साल का है, जो हमारा 2D बताता है, उसके अंदर मेंटली एज वाला बच्चा भी आएगा। मेंटल एज वाला बच्चा भी, जैसे 17 साल का कोई मेंटली एज बच्चा है तो, और 17 साल का तो बायोलॉजिकल एज में हो ही चुका है, तो क्या उस मेंटली एज वाले बच्चे को उसी चाइल्ड के अंदर 18 साल के अंदर पढ़ा जाएगा 2D और 212 में और जेजे एक्ट? तो ये बात रिया बैनर्जी में कही गई और बोला गया, क्या बोला गया, दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या बोला, दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला टू रेड मेंटल एज with biological age will not cause any violence to section 2D। अगर आपको मेंटली एज वाला बच्चा 17 साल का है, बायोलॉजिकल तो वो 17 हो ही चुका है, तो वो अगर उसको वो बायोलॉजिकल एज में अगर आना चाहे और वो 2D के अंदर अगर आना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आ सकता है। अगर एग्जाम्पल दिया जाए इस चीज का तो क्या है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कोई बच्ची है, ठीक है, अब वो बच्ची क्या है, मेंटली थोड़ी इल है, इस चीज का फायदा उठा के किसी ओल्ड एज या किसी ओल्ड एज वाले इंसान ने या मैन ने या कोई नॉर्मल इंसान ने उसके साथ कोई लैंगिक अपराध करने की कोशिश करी, मान लो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करने की जो है उसके साथ कोशिश करी, ठीक है, जो हमारा पॉक्सो एक्ट में ऑफेंस है। अब उन्होंने जो है ये ऑफेंस करने की कोशिश करी, क्यों? क्योंकि उनको फायदा दिखा कि बच्चा तो मेंटली इल है, मेंटली इल है वो बच्चा, तो क्या वो मेंटली इल है तो हम इसके साथ क्या करते हैं, सेक्सुअली अब्यूज उन्होंने किया, ये किया। तो अब जब वो बच्चा मेंटली इल है, अब क्वेश्चन ये उठ के आया कि बायोलॉजिकल तो वो बच्ची का ओरिजिनल एज है 15 साल, अब क्या वो मेंटली एज जो इल है वो इल है, तो क्या वो बायोलॉजिकल एज मतलब 2D के अंदर फॉल करेगी भले वो मेंटली इल है? तो भाई रिया बैनर्जी के केस ने, इस एग्जाम्पल को अगर हम समझें तो रिया बैनर्जी के केस ने बोल दिया कि हाँ वो उसके अंदर फॉल करेगी। पर हमारे जो है एक लैंडमार्क से भी लैंडमार्क का, इसको नोट डाउन कर लेना, इसको रट लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। क्या लिखा है, इन एरा थ्रू मंजूमा क्रेवेंड्रफ वर्सेस स्टेट दिल्ली, एनसीटी ऑफ दिल्ली, इन्होंने ओवररूल्ड कर दिया रिया बैनर्जी के केस को। इस चीज को रट लो, एरा थ्रू मंजुना का केस है, इन्होंने रिया बैनर्जी के केस को ओवररूल कर दिया और बोला द वर्ड फिजिकली एज जो है नॉट मेंटल एज एंड हेंस बायोलॉजिकल, मतलब वर्ड क्या है, चाइल्ड, वर्ड क्या है यहां पर, यहां वर्ड है चाइल्ड, जो चाइल्ड वर्ड है वो इंक्लूड करता है केवल फिजिकल एज, ना कि मेंटल एज, एंड हेंस बायोलॉजिकल एज अप टू 18 years to be considered and it would be a violence of both the intent। अगर हम दोनों चीजों को, मेंटल को भी और बायोलॉजिकल को भी 2D के अंदर डालेंगे तो कहीं ना कहीं 2D का जो पर्पस है उसको वायलेट करेगा। तो मतलब सिंपल भाषा में ये वाले केस ने रिया बैनर्जी को ओवररूल कर दिया और साफ साफ बोल दिया कि बायोलॉजिकल एज वाले चाइल्ड में मेंटली एज वाला चाइल्ड नहीं आता है, इतना आप रट लीजिए। चलिए नेक्स्ट केस लॉ में आते हैं अपन, बहुत कहानी समझनी है, ये दो जो है बहुत डिटेल में मैंने बताए थे क्योंकि इंपॉर्टेंट कहानी बोल रहे थे। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 3 के केस लॉस में, जो कि मैंने पहले भी बताया था। मैं जो केस लॉस लेके आ रहा हूं वो लैंडमार्क और करंट दोनों का मिक्सचर है, और ऊपर हेडिंग मिल जाएगी आपको, आप आपकी नोट कॉपी बना रहे होंगे तो ऊपर लिखा होगा सेक्शन 3 के केस लॉ, सेक्शन 5 के केस लॉ, सेक्शन 6 के केस लॉ, क्योंकि इससे क्या होता है ना, हमारी कहानी वहां पे याद करने के लिए बहुत इजी हो जाती है प्री का, जब हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस लॉ से आता है। चलिए अब सबसे लैंडमार्क केस, अभी 2021 का सबसे लैंडमार्क केस, इसको याद करना, राहुल वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2021 का केस है। फटाफट अपन कहानी समझ लेते हैं। क्या बोलता है कि अगर कोई माइनर विक्टिम है और 15 साल, तो उसकी कंसेंट जो है वो इममटेरियल होती है। मतलब कोई माइनर है, उसकी एज 15 साल है, ठीक है, उसकी एज 15 साल है। अब आप सेक्शन 3 क्या बोलता है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की बात करता है। आपने वो अपराध कर दिया, आपने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट वाला किसी व्यक्ति ने, किसी बच्ची है, उसके 15 साल की बच्ची है, उसके साथ वो अपराध कर दिया, और वो ये डिफेंस ले रहा है, वो अभिरक्षा ले रहा है कि भाई उसकी कंसेंट थी, इसलिए वो जो माइनर है बच्ची, वो 15 साल की, उसकी कंसेंट थी। तो भाई हमारे राहुल वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया कि भाई अगर कोई माइनर विक्टिम है, एज है किस सेक्शन 3 में, विक्टिम किस में है, सेक्शन 3 में, तो उसकी जो एज 15 है तो उसकी कंसेंट
कंसेंट जो है वो इममटेरियल है। ये बात आप याद रखना कि सेक्शन 3 में कंसेंट इममटेरियल है कि नहीं। देखो मेरी बात समझना, एज एन एस्पिरेंट भी नहीं, एज अ जज, कल को आप जज भी बन जाओगे, आपके पास ये इश्यू कल को उठ के आता है कंसेंट का, ये कंसेंट सेक्शन 3 में मटेरियल होती है या नहीं होती है, तो कल भी तो आप इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट याद रखोगे। इसलिए ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और ये बात याद रखना कि कंसेंट इज इममटेरियल ऑफ माइनर विक्टिम गर्ल ऑफ 15 इयर्स, ये कहां बताया गया है? राहुल वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में ये बताया गया है। चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट केस लॉ पे आते हैं। मैंने फिर बताया था स्टार्टिंग, इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आपको पूरे एक्ट में मिलने वाला है, आपको भर भर के मिलने वाला है। इसलिए इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं हमारे सेक्शन 3 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 3 के रेफरेंस में इंडिपेंडेंट थॉट ने क्या बोला कि देयर इज नो मटेरियल डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 3 and section 375 but the only difference is that section 37 is wide enough। देखो मेरी बात समझना ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात क्या है, सेक्शन 3 क्या बोलता है? पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। अब किसी बच्चे के साथ मान लो कोई रेप जैसा सेक्सुअल ऑफेंस हो चुका है, ठीक है, तो आप या तो आईपीसी में भी जा सकते हैं, और वो बच्ची है तो आप पॉक्सो एक्ट में सेक्शन 3 में भी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं सर। तो अगर आप सेक्शन 3 में उस बच्ची के सामने जा रहे हैं और 375 में जा रहे हैं, तो सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये दोनों का डिफरेंस जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, ये बात इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में भी एक इशू में उठ के आई थी, ठीक है। तो वहां पे फिर क्या बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने? इस बात को क्लियर कर दिया कि सेक्शन 3 जो है उसका एम्बिट, उसका दायरा बहुत ही सकरा है, और सेक्शन 375 जो है वो वाइड इनफ है। सिर्फ इस मटेरियल डिफरेंस के अलावा कोई मटेरियल डिफरेंस नहीं है सर, कोई मटेरियल डिफरेंस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ किसमें बता दिया? इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो कल से आपके, कल में किसी भी एग्जाम में, डीजीएस हो, आरजीएस हो, एमपी हो, किसी भी एग्जाम में अगर आपको ये क्वेश्चन आ चुका है कि डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 3 एंड 376 का, 375 का जो क्वेश्चन इशू या अराइज हुआ है वो किस केस लॉ में हुआ था, तो इस बात को रट लो, इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में हुआ था। सर इसका आपने ये तो बता दिया कि ऐसा हुआ, तो फिर इसका रीजन क्या है? देखो मेरी बात समझना, 375 जो है ना वो पूरे लोगों पे लागू होता है, और हमारा सेक्शन 3 जो है वो सिर्फ पॉक्सो एक्ट वैसे भी बच्चों पे लागू हो रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे इसका एम्बेड बहुत छोटा रहा, बच्चों पे लागू हो रहा है, और इधर का एम्बेड जो है वो बहुत बड़ा है आईपीसी 375 का। इसलिए ये बात याद रखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट केस लॉ पे आते हैं, फटाफट समझ लेते हैं। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस जनक सिंह। भाई ये केस लॉ को रट लो, लैंडमार्क लिख लो, और वहां पे पी, एम और आई बना लो। ये पीएमआई क्या है सर? प्री, मेंस और इंटरव्यू। क्योंकि हम कभी भी कोई चीज पढ़ रहे होते हैं, कहीं ना कहीं नींद लगने लग जाती है, और अगर वहां प्री लिखा हुआ ना उसको और अच्छे से पढ़ते हैं कि नहीं यार बात तो सही है कि इसको तो और अच्छे से पढ़ना है क्योंकि प्री में आ सकता है, तो वहां प्री भी लिख लो, मेंस भी लिख लो, इंटरव्यू भी लिख लो, क्योंकि स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस जनक सिंह हमारे पॉक्सो एक्ट का वन ऑफ द लैंडमार्क केस है। इस चीज को रट लेना। देखो इसमें क्या बात बोली, बहुत बहुत बढ़िया बात बोली है, चलो इसको समझते हैं। क्या बोला है कि कोई भी अनमैरिड गर्ल है, समझना मेरी एक एक वर्ड समझना, कोई भी अनमैरिड गर्ल है वो 18 साल से नीचे की है। मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई भी अनमैरिड गर्ल जो 18 साल से नीचे की है कुड बी अ विक्टिम ऑफ रेप एंड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। मैं सेक्शन 3 पे ही हूं, इसलिए मैं कौन सा केस ला रहा हूं? पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट वाले। मैंने क्या बोला? कोई भी अनमैरिड गर्ल जो 18 साल से नीचे की है वो विक्टिम हो सकती है रेप की भी और पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की भी, मतलब 375 की भी हो सकती है और सेक्शन 3 की भी हो सकती है पॉक्सो एक्ट के। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? आई होप ये चीज क्लियर है। वहीं दूसरी बात, एक और बात बोल दी कि कहीं कोई मैरिड गर्ल है, वो शादीशुदा है और वो 15 से 18 के बीच में आ रही है, 15 साल से 18 के साल के बीच में आ रही है, तो वो विक्टिम हो सकती है एग्रीवेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की, पर वो रेप के लिए कन्विक्ट नहीं की जाएगी। कितना लैंडमार्क केस है ये कि अगर ये बात रट लो, इस बात को 10 बार सुन लो, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो कान में एक बार उसको सुन लो कि अगर कोई 15 से 18 साल के बीच की कोई माइनर गर्ल है और वो शादीशुदा है और उसके साथ कोई ऑफेंस ऐसा हुआ है तो वो एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में ऑफेंस माना जाएगा, ना कि आईपीसी के रेप में माना जाएगा। ये हेल्ड हुआ है हमारे किस में? जनक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। तो सर ऐसा क्यों? देखो अभी कहानी अधूरी है, अभी आगे और समझेंगे।
पर ये जो सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है उस 15 से 18 के बीच में उस बच्ची का, और वो मैरिड है, वो किया जाना चाहिए बाय हर हस्बैंड। आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, कुड बी अ विक्टिम ऑफ एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल बट नॉट ऑफ रेप इफ द रेपिस्ट इज हर हस्बैंड। ये इंपॉर्टेंट बात है, नहीं तो बात तो अधूरी रह जाएगी ना सर। ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर रेपिस्ट हस्बैंड है तभी वो एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में आएगा। इंपॉर्टेंट है, मेरी बात समझ में आ गई हो तो ऐसी सिचुएशन में वो लड़की जिसके साथ ऐसा हुआ है और वो शादीशुदा 15 से 18 के बीच में है, उसको कोई भी रेमेडी, रिकोर्स मतलब होता है रेमेडी, आईपीसी में नहीं मिलेगा, बल्कि उसको इस एक्ट में एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर अपना जो है कंप्लेंट फाइल करानी चाहिए या फिर जज को जो है वो चार्जशीट बनानी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं अपन कहानी को और फिर और अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए अब अपन आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 के केस लॉस की बात में लेके आया हूं। देखिए समझना, सेक्शन 5 और सेक्शन 6 के केस लॉ मैंने अभी 3 पे आया था। ठीक है, अब मैं आ गया हूं सेक्शन 5 और सेक्शन 6 का। से क्या बोलता है, एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की बात करता है। ठीक है, एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट सिंपल भाषा में पहले ऑफेंस समझा दूं तो वो है जहां पर कोई पब्लिक सर्वेंट या कोई हॉस्पिटल का स्टाफ मेंबर या कोई पुलिस स्टेशन का स्टाफ मेंबर या कोई पब्लिक सर्वेंट या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कहीं भी कहीं डेजिग्नेटेड है, वो अगर कभी किसी माइनर के साथ कोई ऐसा पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है तो वो एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का एक ऑफेंस बन जाता है। ठीक है, तो ये कहानी हमारी है। तो सेक्शन 5 की कहानी अपन पढ़ लेते हैं। सेक्शन 5 की कहानी में क्या बोल रहा है, देखिए, सुरेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2017 सबसे लैंडमार्क केस है। लैंडमार्क केस जनक सिंह, और ये वाला जो किस कैटेगरी में आता है, लैंडमार्क केस की कैटेगरी में आता है। क्या बोला गया है, द स्लाइटेस्ट टच ऑफ मेल ऑर्गन टू एनी पार्ट ऑफ द चाइल्ड। भाई किसी भी बच्चे को स्लाइटेस्ट, कोई भी मेल इंसान होता है, अगर वो थोड़ा भी अपने किसी ऑर्गन को किसी बच्चे के किसी भी पार्ट पर अगर टच करने की कोशिश करता है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये रट लेना। विथ सेक्सुअल इंटेंट, उस सेक्सुअल इंटेंट आपका वो अपराध करने का आशय होना चाहिए। सेक्सुअल इंटेंट इज सफिशिएंट, वो सफिशिएंट है कि वहां पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है विद इन सेक्शन 5। विद इन सेक्शन 5 धारा 5 के अंदर वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की कैटेगरी में आ रहा है। बस इतना समझ लेना आप। देखिए मैंने बताया, ये एस्पिरेंट भी नहीं, कोई भी जज भी हो या कोई भी एडवोकेट हो, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है कि मान लो कल को आपको जजमेंट राइटिंग में चार्ज फ्रेमिंग करनी है और आपके पास ये फैक्ट आ जाए कि भाई कोई आदमी था, उसने वो उसका जो है कोई चाचा वाचा था किसी बच्ची का, उसने क्या किया, अपना कोई भी एक पार्ट जो है, मेल पार्ट जो है, वो टच करने की कोशिश करी उस चाइल्ड के किसी भी पार्ट से, या उसको स्लाइटेस्ट टच, अपने ऑर्गन को टच करने की कोशिश करी किसी भी पार्ट पे बच्चे के, तो क्या वो कहीं चार्ज बनेगा? और वहां पे उसका सेक्सुअल इंटेंट भी होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज मिल गई ना साहब, आप छूट के सेक्शन 5 के अंदर उसका चार्ज बना लो। क्यों बना लो? जजमेंट राइटिंग के लिए, क्योंकि हमारा सुरेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2017 इसको साफ साफ जो है क्लैरिटी में बोल देता है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट केस लॉ। नेक्स्ट केस लॉ हमारा बोलता है नवाबुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड 2022। ये हमारा जो है वो करंट है, ये हमारा क्या है, करंट केस लॉ है। ये करंट केस लॉ क्या बोलता है, ये करंट केस लॉ बोल रहा है हमारा क्या, कि नवाबुद्दीन, इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एंड प्रूव्ड दैट द एक्यूज्ड पेनिट्रेशन हिज फिंगर इन द वेजाइना एंड शी फेल्ट। देखो इसको सिंपल भाषा में समझो, मैं बता देता हूं क्या बोल रहा जा रहा है, कि अगर ये पता चल जाए कि अक्यूज ने कहीं ना कहीं वो जो विक्टिम है उसके साथ उसके वेजाइना में या उसके वेजाइना में कहीं पे भी कोई फिंगर या किसी भी तरीके से कोई ऐसा प्रयास किया है जहां पे उसको उसके पर्सनल पार्ट पे, उस बच्ची के पर्सनल पार्ट पे कहीं ना कहीं उसको इरिटेशन या फिर उसको पेन या उसको स्वेलिंग या फिर उसको ऐसा कुछ आने लग गया है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, इरिटेशन, यूरिनेशन में प्रॉब्लम आ गई है ना, उसको पेन हो रहा है बॉडी में, या उसको रेडीनेस है, या वो स्वेलिंग आ रही है पूरे वजाइना के आसपास, तो केस वुड हैव फॉलन अंडर APSA, एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, अगर बच्चा 4 से लेके 14 साल के बीच का है। तो भाई अगर आपको कल को चार्ज बनाना है, अगर आपको ये बात रखनी है, या कोई आपसे कल को आके पूछ ले कि कोई बच्चा है, उसके साथ किसी मेल ने या किसी व्यक्ति ने कोई वेजाइना में कोशिश करी और ऐसा फिंगरिंग करनी है, किसी भी चीज की कोशिश करी, और वहां उस बच्ची को स्वेलिंग, पेन, इरिटेशन और कुछ हो रहा है, बहुत स्वेल हो चुका है, तो वो ऑफेंस किसका आएगा, साफ साफ, और वो बच्चा 4 से 12 साल का होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है सर,
ये इंपॉर्टेंट है। जो वो बच्चा 4 से 12 साल का होना चाहिए, तो कहां पे आ जाएगा कहानी, वो कहानी हमारी साफ साफ आ जाएगी किसमें, सेक्शन 6 में एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का ऑफेंस बन जाएगा। इस बात को रट लें और समझ लें। चलिए, नवाबुद्दीन का केस था, आ जाते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पे। चलो नेक्स्ट स्लाइड से आप बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे। अगर अभी आपने एमपी के लिए या बहुत अच्छे से पॉक्सो एक्ट पढ़ा है तो ये केस लॉ आई गेस हर तीसरा एस्पिरेंट सिविल जज एस्पिरेंट जानता है। अगर नहीं हो तो मैं बताता हूं। इस केस के एक छोटे से फैक्ट्स हैं जो शायद बहुत सिंपल वे में बता रहा हूं मैं आपको पता है, बचपन में हमें जब भी कोई घर से कुछ सामान आता था या फिर घर पे कुछ खेत से आता था, जैसे मेरे घर पे कोई खेत से आता है, होरे आते हैं या फिर कुछ छोले आते हैं, सब्जियां आती है, कुछ आती है, तो हमारी मम्मी लोग या पापा लोग क्या बोलते हैं कि भाई सामने जाके आप उन अंकल को दे आओ या सामने उस आंटी को, पड़ोसी को देके आ जाओ। ऐसे इस केस में कुछ ऐसा हुआ था कि कुछ फ्रूट समथिंग थे, कुछ फ्रूट्स थे, और वो फ्रूट्स क्या हुआ था, एक बच्ची के हाथ में अपनी उसकी माँ ने ये बोल दिया था कि आप जाओ और सामने वाले अंकल को दे के आओ, वो हमारे नेबर है, हमें रिलेशन अच्छे बनाने चाहिए। तो जैसे ही वो सामने गए तो वहां पे वो जो अंकल होते हैं जिनका नाम है सतीश रगड़े, क्या नाम है इनका सर, इनका नाम है सतीश रगड़े, ये अक्यूज जो हैं, ठीक है, ये हमारे अक्यूज हैं। तो सतीश रगड़े के पास गई वो बच्ची और उन्होंने जैसे उस बच्चे ने बोला कि लीजिए हमारे घर से ये जो है आए हैं फ्रूट्स, आप इनको ले लीजिए, मेरी माता श्री ने ऐसा बोला कि आपको देने के लिए। तो वो सतीश रगड़े जी ने क्या किया पता है, सतीश रगड़े जी ने ऐसा काम किया जो शायद बहुत घिनौना था। उन्होंने उस बच्ची के अपर पार्ट पे जो है उसको टच करने की बहुत कोशिश करी और करी, पर वो विद इन द क्लोथ करी और उसके अलावा फिर वो बच्ची वहां से भाग गई। तो ये केस कहीं ना कहीं फिर उसकी मम्मी को जैसे ही पता चला, फिर ये केस जो है उठा, चूंकि उसके बाद भी एक हर बार और सतीश रगड़े जी ने ऐसा किया था हरकत, तो फिर उसके बाद उस बच्ची ने बोला, तो वो फिर जाके वो मैटर इशू उठा, और वो मैटर इशू उठा था, फिर वो गया। तो उससे पहले ये तो देखो नाम अभी चेंज हुआ है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वाला जो है ये अभी अभी उठा है ये नाम। इससे पहले जो है वो सतीश रगड़े वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र नाम था, और ये मैटर उठा था सतीश रगड़े वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में। तो उसमें उस टाइम पे जो है हमारे हाई कोर्ट ने रूलिंग दे दी थी कि ये जो ऑफेंस हुआ है ये कहीं ना कहीं किसी बच्चे के साथ एक सेक्सुअल हरासमेंट वाला ऑफेंस हुआ है, जो हमारा आईपीसी का जो है, आईपीसी में 354 डी में 354 ए में आएगा, 354 ए में आएगा सेक्सुअल हरासमेंट, वो ऑफेंस हुआ है। ये पॉक्सो एक्ट के अंदर ऑफेंस नहीं हुआ है, ये हमारे बेसिक रूलिंग में जो है वो हाई कोर्ट ने दे दिया था। बट इस चीज को फिर इससे क्या हुआ कि पब्लिक प्रोटेस्ट भी हुए थे, थोड़े मोड़े बहुत पब्लिक प्रोटेस्ट हुए हमारे इंडिया में, और ये केस बहुत इसलिए ये केस लॉ बहुत लैंडमार्क बन गया। फिर बाद में ये पता चला क्या कि हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया उस टाइम पे जो थे, उन्होंने इस मैटर को फिर उठाया और सुप्रीम कोर्ट में लेके गए और बोला कि सर ये जो केस है वो हमारी जो हाई कोर्ट है, अटॉर्नी जनरल साहब ने क्या बोला कि हमारी जो हाई कोर्ट है उन्होंने इस केस को स्किन टू स्किन डॉक्ट्रिन के अंदर उस बंदे को सिर्फ 1 साल की पनिशमेंट दी है, वो भी सेक्सुअल हरासमेंट 354 ए के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात में बोला, जैसे अटॉर्नी जनरल ने बोला, ऐसा क्यों किया है क्योंकि नीचे जो कोर्ट थी जहां से ये मैटर आया, जिन्होंने ये वर्डिक्ट दिया था, 1 साल के लिए पनिशमेंट दिया था, उन्होंने ये बोला कि जब बच्चे के किसी अपर पार्ट को टच किया जा रहा था तो वहां पे बीच में कपड़ा था, वहां स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं था, देयरफॉर स्किन टू स्किन कांटेक्ट डॉक्ट्रिन के अंदर नहीं आता ये, तो वो पॉक्सो एक्ट में पनिशेबल नहीं होगा, और सतीश रगड़े को जो है 1 साल के लिए 354 ए में जो है पनिशेबल बना दिया था। पर सुप्रीम कोर्ट, जैसे कि आपको पता है, कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देती है, तो सतीश रगड़े जी को वापस बुलाया गया और उनको पॉक्सो एक्ट के अंदर पनिशेबल माना गया और कहा स्किन टू स्किन डॉक्ट्रिन जो है वो तो ठीक है, बट कभी भी किसी भी जो लॉ बनता है या रूल बनता है उसको आप इंप्लीमेंट करने की जगह कम से कम डिस्ट्रॉय करने की कोशिश ना करो। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को डायरेक्शंस भी दिए और बताया किस बेसिस पे ये जो जजमेंट था सतीश रगड़े वाला स्टेट ऑफ महाराष्ट्र को चेंज करके हमारे सुप्रीम कोर्ट ने किया, उन्होंने किया ये वाले मैगजीन पे। इस मैगजीन को लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूरी काया पलट कर दी और उस बंदे को 7 साल की सजा दिलवाई। कैसे भाई? ये मैगजीन सुप्रीम कोर्ट ने बताया, उट रेस मैगिस वैलेट क्वाम पैरिएट। भाई ये मैगजीन है, इस मैगजीन में ये है, साफ शब्दों में अगर मैं पढ़ूं, ये लिखा हुआ है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ रूल, कभी भी कोई नियम बनता है, शुड गिव इफेक्ट टू द रूल रादर देन डिस्ट्रॉइंग इट। उस रूल जो जब भी कोई नियम बनता है तो वो जो बनता है तो उसको आप या तो प्रभावशील बनाए, उसको लागू
अच्छे से करें रादर देन उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करें। तो पॉक्सो एक्ट अगर इनैक्ट हुआ है और ऐसा कोई केस लॉ आया है और सेक्शन 5 और 6 सेक्शन 6 में अगर वो बंदा एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में आ रहा है और वहां पे कोई क्लोथ या स्किन वाली बात नहीं करी गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको डिस्ट्रॉय कर दो, आप यहां पे किसी के साथ जो है इनजस्टिस कर दो। आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि भले वो क्लॉथ हो या ना हो, सामने वाले का सेक्सुअल इंटेंट था, जो हमारे सेक्शन 5 और 6 का एसेंशियल एलिमेंट है कि अगर सामने वाले का सेक्सुअल इंटेंट है और उसने कोई एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया है वेदर विद क्लोज और विदाउट क्लोज, तो वहां पे वो बंदा पनिशेबल है। इस चीज को दिमाग में रखते हुए वो जो हमारे सतीश रेगड़े साहब है उनको साफ साफ शब्दों में बोल दिया गया और इम्प्रिजनमेंट दी 1 साल जो थी उसको हटा के उनको 4 से 5 साल के लिए पनिशेबल बनाया गया। जैसे यहां लिखा हुआ है कि टचिंग, अब वो टचिंग सेक्सुअल पार्ट पे हो, नॉन सेक्सुअल पार्ट पे हो, बॉडी विथ ग्लव्स हो, विथ कॉन्डम्स हो, विथ शीट्स हो या क्लॉथ हो या ना हो, भाई वहां पे सेक्सुअल अमाउंट है तो बात वहां पे खत्म हो जाएगी और हमारी ऑफेंस जो है वो पनिशेबल हो जाएगा। चलिए अपन आ जाते हैं इस कहानी को समझने के लिए और नेक्स्ट कहानी समझाते हैं, क्योंकि वो नैरोअर इंटरप्रिटेशन था और ये हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जो है उसका वाइडर इंटरप्रिटेशन बताया। ये बात आप समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए आइए सेक्शन 19 पे आ जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है भाई। मैंने बताया कि यहाँ पे मैंने जिस्ट लिख दिया गया है कि 1 लाइन में अगर आपको लिखना है तो ठीक है, नहीं तो पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। क्या है सेक्शन 19? क्या है? देखो मेरी बात समझो, कभी किसी बच्चे के साथ अगर कोई लैंगिक अपराध हुआ है, ठीक है, कभी किसी बच्चे के साथ कोई लैंगिक अपराध हुआ है, तो वो लैंगिक अपराध तो हो चुका है सर, तो उसकी कंप्लेंट तो फाइल करनी पड़ेगी ना। तो किसको करनी है, कैसे करनी है? वो कंप्लेंट अगर उसके पास जाएगी तो फिर उसके बाद कहां जाएगी, कहां नहीं जाएगी, ये पूरा प्रोसीजर हमारा पॉक्सो एक्ट बताता है और सिंपल भाषा में ये बताता है कि ये कंप्लेंट जाती है एसपी जेपीयू के पास, भाई स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट हो गई, वो उनके पास जाती है, या फिर लोकल पुलिस को आप कंप्लेंट दे दो। ये दोनों क्या करते हैं 24 आवर्स के अंदर फिर अपना आगे जाके एक रिपोर्ट बनाते हैं, इनिशिएट करते हैं पूरी प्रोसीडिंग, है ना। वहां से इनिशिएट होती है एक पूरी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद ट्रायल, ठीक है। ट्रायल जाएगा फिर हमारे स्पेशल कोर्ट पे। तो सेक्शन 19 ये पूरा प्रोसीजर बताता है। तो इससे रिलेटेड एक केस लॉ है कि नॉलेज ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस। भाई अगर नॉलेज भी है ना आपको कमीशन ऑफ ऑफेंस का, तो वो भी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्या बोला गया है, इंपॉर्टेंट है, टेसी जोस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, बहुत इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क केस है 2018 का, इसको आप रट लें और दिमाग में डालें। क्या लिखा हुआ है सेक्शन 19(1) पुट अ लीगल ऑब्लिगेशन, वो भाई वैधता कोई आबद्ध करता है किसी व्यक्ति को 19(1) ऑन अ पर्सन टू इन्फॉर्म द रेलेवेंट अथॉरिटीज। रेलेवेंट अथॉरिटीज कौन है, एसपी जेपीयू या लोकल पुलिस। भाई कोई किसी बच्चे को या मुझे, जैसे फॉर एन एग्जांपल ये 19(1) ये केस लॉ क्या बोलना चाह रहा है, जैसे मैंने किसी बच्चे के साथ, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं कहीं बाइक से जा रहा हूं, ठीक है, और मैं हाईवे पे जा रहा हूं और सडनली मैंने कहीं पे किसी बच्चे को रोते हुए देखा या चिल्लाने की आवाज आई और मैंने अपनी बाइक रोकी और मैंने वहां देखा कि वहीं कोई वेयर हाउस टाइप का है या कोई लोहे का कोई वेयर हाउस टाइप का है, वहां पे मुझे आवाज आने लग गई है। मैं वहां जाता हूं, मुझे पता चलता है कि कोई कुछ लोग जो है किसी बच्ची के साथ, वो बच्ची जो है बहुत छोटी है, उसके साथ जो है सेक्सुअल ऑफेंस कोई भी हमारा करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। तो अगर कोई ऐसा ऑफेंस मैंने देखा, तो ये अब यहाँ पे मैं वहां से बाइक से निकल जाऊं तो शायद ये मेरे लिए भी अच्छा नहीं होगा और वो अच्छी बात भी नहीं होगी। बट हमारा ये टेसी जोस के केस ने साफ बोल दिया कि ऐसे पर्सन पे एक लीगल ऑब्लिगेशन डालता है 19(1) कि आपको उस पर्सन को, जो रेलेवेंट अथॉरिटीज है, मतलब मैं वहां लीगली ऑब्लिगेशन में आ जाऊंगा कि मुझे वहां के आसपास जो भी लोकल पुलिस है या एसपी जेपीयू अगर है, तो उनको जाके ये बताना पड़ेगा कि वहां पे वेयर हाउस या वहां पे जो भी जगह है वहां पे ऐसा कोई ऑफेंस हो रहा है या इन लोगों ने किया है। ये मैं लीगल ऑब्लिगेशन में आ गया 19(1), ये टेसी जोस ने कहा था। व्हेन अ पर्सन हैज नॉलेज दैट एन ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, मेरे को अगर ये पता चल चुका है, ये मेरे को नॉलेज में आ चुका है कि ऑफेंस हो रहा है, तो मैं 19(1) मेरे ऊपर एक लीगल ऑब्लिगेशन डाल देगा कि मुझे बताना ही पड़ेगा रेलेवेंट अथॉरिटीज को। रेलेवेंट अथॉरिटीज 19(1) में कौन है, एसपी जेपीयू या लोकल पुलिस, ठीक है। चलिए आइए उसके बाद एक बात और याद रखना, इससे प्री का क्वेश्चन बन सकता है, ये प्री का क्वेश्चन बन सकता है कि नॉलेज वर्ड को और अवेयरनेस वर्ड को
किस केस में कोर्ट ने इंटरप्रेट किया था और किस पार्ट में था? ऑन द पार्ट ऑफ इन्फॉर्मेंट की बात कर रहे हैं। नॉलेज और अवेयरनेस जो है वो हम सिर्फ इन्फॉर्मेंट की बात कर रहे हैं और किसी की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये किस किस केस लॉ में आया था? तो याद रखना, टेसी जोस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में नॉलेज वर्ड को इंटरप्रेट किया गया था। चलिए आइए नेक्स्ट केस लॉ में हम समझ लेते हैं कहानी और क्या बोल रहा है। देखो नेक्स्ट केस लॉ क्या बोल रहा है, देखो इंपॉर्टेंट है। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ विक्टिम गर्ल की बात कर रहा है। मेडिकल एग्जामिनेशन करना विक्टिम गर्ल का कैसे होगा कैसे नहीं होगा, इस चीज के लिए एक लैंडमार्क केस है। बोल रहा है लाल रौतसंग वर्सेस स्टेट ऑफ मिजोरम 2018। लाल रौतसंग वर्सेस स्टेट ऑफ मिजोरम 2018 में बोला गया है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ विक्टिम गर्ल। किसी भी विक्टिम गर्ल का मेडिकल एग्जामिनेशन कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो देखो सेक्शन 27(2) जो हमारे मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करता है वो बताता है कि रिक्वायर दैट द विक्टिम गर्ल टू बी एग्जामिन्ड बाय द फीमेल डॉक्टर। ये हमारा खुद ही सेक्शन बता रहा है, अभी केस लॉ क्या बोल रहा है वो अपन आए नहीं है। ये सेक्शन 27(2) खुद ही बताता है कि कभी कोई विक्टिम माइनर गर्ल है और वो गर्ल है ना, तो उसका जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा वो हमेशा फीमेल डॉक्टर से किया जाएगा। ये तो 27(2) ही बता रहा है, ये प्रोविजन उपबंध में ही दिया गया है। बट आगे क्या है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, ये हमारे इस केस लॉ से निकल के आया है कि ऑब्जेक्ट क्या है, इज टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड फ्रॉम एम्बैरेसमेंट and to ensure she is comfortable and it was thought to be in the best interest of the girl child। क्या बता दिया गया है कि क्या है उसका प्रोटेक्ट क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चाइल्ड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि किसी चीज से एम्बैरेसमेंट फील ना हो और वो कंफर्टेबल है। देखो मेडिकल एग्जामिनेशन उस बच्ची का हो रहा है ना, मेडिकल एग्जामिनेशन उस बच्ची का हो रहा है ना, अगर सामने फीमेल गर्ल डॉक्टर होगी तो वो भी तो नाजुक तरीके से अच्छे तरीके से समझेगी ना कि तुम टेंशन मत लो बच्चा, तुम अच्छे से रहो, चीजें ठीक हो जाएंगी, कोई ज्यादा पेन हो रहा है तो समझे भी कौन, फीमेल डॉक्टर, और कोई तो नहीं समझेगा। तो वहां पे वो बच्ची क्या होगी सर, वहां पे क्या होगी, वो एम्बैरेसमेंट नहीं झेलेगी वो बच्ची जो विक्टिम गर्ल चाइल्ड है, ठीक है, वो कंफर्टेबल होगी अगर यहाँ पे फीमेल डॉक्टर होगी। तो इस चीज की पुष्टि कर दी गई है। 27(2) जो है वो फीमेल डॉक्टर से एग्जामिनेशन होनी चाहिए। इस चीज की सुप्रीम कोर्ट ने और पुष्टि करके हमारे इस लैंडमार्क केस को जो है वो इस लैंडमार्क केस में ये चीज हेल्ड कर दी। चलिए नेक्स्ट केस लॉ में आ जाते हैं, फटाफट कहानी हमारी इंपॉर्टेंट बन जाती है। चलो नेक्स्ट केस लॉ से आने से पहले सिर्फ 1 मिनट मेरी ये बात समझ लेना और सुन लेना कि हमारी अभी सिविल जज क्लासेस जो है वो प्री फाउंडेशन और मेंस फाउंडेशन जो है दोनों जो है चालू हो चुकी हैं। आपको स्टार्टिंग में आके कोई डेमो क्लासेस वगैरह भी अगर लेना है तो आप वो ले सकते हैं। हमारे सिविल जज फाउंडेशन है, प्री मेंस अभी ये अनाउंसमेंट जो है फाउंडेशन बैच का है, प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों पढ़ाएंगे। इंग्लिश मीडियम है, टोटल इंग्लिश मीडियम भी चलेंगी। बाइलैंग्वेज कहानी है कि मतलब समझाया आपको दोनों चीजों में जाएगा, थ्रोली इंग्लिश नहीं समझाई जाएगी, जरूरी नहीं है। और कहानी जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों भी है, तो जरूरी नहीं है ये राजस्थान हो, एमपी में बच्चा बैठा है, छत्तीसगढ़ में बैठा है, दिल्ली में बैठा है, आप हमसे जुड़े और हम आपको गारंटी दिलाएंगे कि वो जो रास्ता है वो रास्ता आपके लिए आसान बना देंगे, क्योंकि कर्म तो आपको ही करना है, निकालना तो आपको ही है। रास्ता आसान करने की गारंटी हमारी टीम की है, क्योंकि हम इसमें आपको ऑफलाइन ऑनलाइन ज्वाइन बनाएंगे और आप अभी जल्दी ज्वाइन करेंगे। तो आप अगर ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो एड्रेस है 209 सुंदरम कॉम्प्लेक्स जो कैनरा बैंक के सामने है, भंवरको, इंदौर, एमपी में। और आप इस कॉन्टैक्ट पे अपनी डिटेल्स भेज दीजिए। अगर आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन कहीं भी ज्वाइन करना है तो इस कॉन्टैक्ट लिस्ट में आ जाइए। आपके पास फ्री वाईफाई, लाइब्रेरी फैसिलिटी 24 आवर्स फ्री, आपको एसी क्लासरूम, स्मार्ट क्लासरूम्स के साथ आपको सारी अवेलेबिलिटी दी जाएगी 24। और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है हमारी टीम का, हमारी इस फाउंडेशन बैच का, कि आपको 24 आवर्स में कभी भी कोई डाउट सेशन या कोई भी मेंटरशिप चाहिए, फ्री प्रोग्राम मेंटरशिप भी प्रोवाइड की जाएगी। जहां पे कोई बच्चा अगर कोई करियर के बारे में डाउट में है कि हमें क्या करना चाहिए, अभी 70% ये क्राइटेरिया हाईकोर्ट ला चुकी है तो उसमें क्या करना चाहिए, ये सारी चीजों को कोई भी डाउट में है उसके लिए भी पर्सनल एडवाइस के साथ फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम जो है हमारी ये बैच चालू कर चुकी है। चलिए इस चीज के बाद हम आ जाते हैं अपनी कहानी जो चल रही थी उस चीज में वापस आ जाते हैं और आते हैं हमारे नेक्स्ट केस लॉ, जो कि हमारा अभी तक का सबसे लैंडमार्क केस लॉ है। अभी तक मैंने जितने केस लॉ बताए हैं उसमें एक नवाब का एक केस था, है ना, और एक केस जो है वो जर्नैल सिंह वाला था, और एक जो है मैं यहाँ पे बता रहा हूँ सुनील कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली 2021। ये केस लॉ आपने पहले भी सुना होगा। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये जो है हमारी चाइल्ड की टेस्टिमनी जो होती है, बयान जो होते हैं टेस्टिमनी ऑफ चाइल्ड, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
टेस्टिमनी ऑफ चाइल्ड, स्टेटमेंट किसी बच्चे के लिए जाते हैं तो कैसे लिए जाते हैं, कैसे नहीं लिए जाते हैं, उसकी कहानी जो है हमारे यहाँ पे जो है बताई गई है। ठीक है, चलिए समझते हैं टेस्टिमनी ऑफ चाइल्ड से रिलेटेड कहाँ है, क्या बोल दिया है, चाइल्ड विक्टिम टेस्टिमनी आर रिलायबल होगी और प्रिजम्पशन करके रिलायबल होगी। ठीक है, द चाइल्ड टेस्टिमनी एज अ विक्टिम इज ट्रस्टवर्दी, पहली बात तो क्या वो ट्रस्टवर्दी होगी, वो रिलायबल होगी और एडमिसिबल होगी एंड प्रिज्यूम्ड करेक्ट की जाएगी और ये माना जाएगा कि अक्यूज जो है वो गिल्टी है। देखो हमारे पॉक्सो एक्ट में सेक्शन, हमारे पॉक्सो एक्ट में जो है, मैं इधर बता देता हूं, हमारे पॉक्सो एक्ट में सेक्शन 29 और सेक्शन 30 ये दो प्रिजम्पशन की बात की गई है। ठीक है, ये प्रिजम्पशन एज टू द सर्टेन ऑफेंसेस की बात करता है, ये प्रिजम्पशन जो है वो मेंटल कैपेबल मेंटल स्टेट की बात करता है। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो प्रिजम्पशन के थ्रू ही तो ऐसा बोला गया है कि सेक्शन 29 जो स्टेटमेंट मान लो किसी बच्चे के आए और वो विक्टिम है और उसने अपना स्टेटमेंट दे दिया बच्चे ने, तो वो स्टेटमेंट को बिल्कुल ट्रस्टवर्दी, रिलायबल और करेक्ट ही माना जाएगा 29 के हिसाब से कि वो ऑफेंस उस सामने वाले अक्यूज ने किया ही होगा, वो ऑफेंस भले 3 का हो, 5 का हो, 7 का हो, 9 का हो या 11 का हो। आई होप ये बात समझ गई है, क्योंकि चाइल्ड टेस्टिमनी, विक्टिम चाइल्ड जो होता है उसकी टेस्टिमनी रिलायबल होती है, ट्रस्टवर्दी होती है। ये किस केस लॉ में आया था, ये प्री से क्वेश्चन आ गया, तो आपको क्या टिक करना है, सुनील भाई साहब का केस टिक करना है, सुनील कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली। चलिए आ जाइए, कहानी को अपन और कर लेते हैं, क्या बोला अपन ने उसके बाद, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस मंगा सिंह 2019। ये केस लॉ भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं बता रहा हूं, मैं वो केसेस भी लेके आ रहा हूं जो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत भी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लैंडमार्क और करंट तो लेके ही आ रहा हूं, क्योंकि यहां पे मैं, हाँ हमारी टीम ने सारे, आपके पास देखो हमारे लिए कभी भी ये चीज नहीं रहती है कि अगर मैं YouTube में आप लोग को पढ़ा रहा हूं या फिर मैं आपको ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं तो कभी कोई चीज मिस करूं। जब मुझे ये चीज लेक्चर ही डिलीवर करना होता तो मैं क्यों ना YouTube पे या फिर यहाँ ऑफलाइन आके आप सबको बुला के ये पढ़ा दूं। मैं यहाँ पे भी अगर दे रहा हूं ना तो सारी चीजें आपको मिलेगी, एक भी केस लॉ छुपेगा नहीं। ये चीज अगर मैं प्री में पढ़ा रहा हूं तो ये चीज मैं प्री में पढ़ा रहा हूं या यूट्यूब पे भी पढ़ा रहा हूं, कोई भी चीज छुपेगी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब मैं आ ही रहा हूं तो क्यों ना बच्चे को पूरी नॉलेज दूं, क्यों ना उसको मदद करूं कि वो सिविल जज बनने में अपना पूरा प्रयास करे और रास्ता हम दिखाएंगे, जैसे कि मैंने बोला। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट केस लॉ पे। क्या बोला, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस मंगा सिंह 2019। इफ द टेस्टिमनी ऑफ द चाइल्ड विक्टिम इंस्पायर्स कॉन्फिडेंस, अगर बच्चे ने कोई बयान दिए हैं, अगर टेस्टिमनी दी है, कोई बयान दिए हैं, वो कॉन्फिडेंस दिखाता है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ होगा, देन कन्विक्शन कैन सस्टेन ऑन सोल टेस्टिमनी। फॉर एन एग्जांपल, किसी बच्चे ने अगर वहां खड़े हैं कटघरे में और उसने बोल दिया कि हाँ मैंने अक्यूज्ड को देखा था मेरी तरफ आते हुए और उसने मेरे साथ फिर गलत तरीके से टच करने की कोशिश करी और बहुत कॉन्फिडेंटली ये बात वो बोल रही है और कोर्ट ने ये कॉन्फिडेंस सब और ये चीजें देख ली, कॉन्फिडेंस शब्द उस बच्चे में, उसकी टेस्टिमनी में, तो वहां पे कोर्ट उसकी सोल टेस्टिमनी केवल इस एक बयान से सामने वाले अक्यूज को जो है वो अपराधी घोषित कर सकती है। इस बात को आप समझें और उसको रट लें, ये मंगा सिंह के केस में जो है वो आया था। चलिए आइए नेक्स्ट केस लॉ हम समझ लेते हैं कहानी को और समझते हैं अब ये वाले केस लॉ को। तो अभी तो ये एज डिटर्मिनेशन का केस लॉ तो अपन बात करेंगे, उससे पहले यहाँ पे हमारे पार्ट 1 की सीरीज जो है पॉक्सो केस लॉ एक्ट की जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आई होप आप लोग को ये सब समझ में आई। अब मैं दूसरे पार्ट में जो है वो एज डिटर्मिनेशन बहुत बड़ा क्वेश्चन उठा है और यहाँ 2-3 ओवर रूलिंग भी हुई है, बहुत सारे डॉक्ट्रिन्स निकल के आए हैं। एज डिटरमाइन किसी बच्चे का कैसे किया जाता है, कैसे नहीं किया जा सकता, पहले 10th की मार्कशीट देखी जाती है, या एज डिटरमाइन करना हो तो आधार कार्ड देखा जाता है, क्या प्रैक्टिकल अप्रोच है क्या नहीं है, उसके लिए केस आया, जर्नल सिंह की बहुत बड़ी गाइडलाइंस है। इसको हम सेकंड पार्ट में समझेंगे, आपके साथ जुड़ते हैं तो कल मेरे साथ जुड़िए, पार्ट 2 आपके लिए आ जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। आई होप आज आपको समझ में आया हो। पार्ट 2 के लिए हम आते हैं, कल मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।